So today we will discuss about the proper way to write a summary. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक होता है समरी राइटिंग। किस तरह से हम सही तरीके से एक समरी को लिख सकते हैं। और जब भी समरी लिखने की बात आती है तो बच्चों में ये होता है कि नहीं हमें समरी रटना होगा। सर कोई 4 बता दीजिए, 2 बता दीजिए जिससे एग्ज़ाम में आ जाए। तो रटना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। हम किस तरह से कितने पार्ट्स में उसको लिख सकेंगे, कैसे शुरुआत करें, कैसे उसका कंक्लूज़न हो, कैसे आखिरी में उसको लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम बार बार इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से इसको लिखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हम आपको कोई एक आज एग्जाम्पलरी टॉपिक, कोई भी एक ऐसा पोएम लेकर हम आपको बताएंगे किस तरह से हम शुरुआत में। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग शिकायत करते हैं कि सर लेंथ नहीं पुर पाता है, क्योंकि किताबी भाषा में भी बहुत कम लिखा हुआ रहता है। तो लेंथ पुराने के लिए आपको बस बेसिक सी चीज़ें उसमें ऐड करनी होंगी। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, हम हमेशा बोलते हैं कि आप किसी समरी को 3 पार्ट्स में रखें तो बेहतर है। यदि लॉन्ग में लिखना है तो जैसे बिहार बोर्ड वालों के लिए 5 मार्क्स का ही आता है, तो आप 2 पैराग्राफ में भी लिखेंगे तो चलेगा। 3rd पैराग्राफ थोड़ा छोटा रख सकते हैं, 2-3 लाइन का। लेकिन झारखंड की जहाँ तक बात है या सीबीएसई की बात है तो उसमें क्या होता है कि 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का समरी आता है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 1.5 पेज तक का समरी लिखना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि लेंथ बराबर जो है मैं लेकर चलना होगा। और लेंथ कई बार क्या गलती करते हैं बच्चे, मैंने देखा है, जैसे कल भी मैं बच्चों से लिखवा रहा था तो पहला पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया, दूसरा उससे छोटा, तीसरा सबसे छोटा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट छोटा हो, बॉडी जो मेन पार्ट होता है उसको आप बड़ा करिए। मेन कंटेंट पोएम का हम उसी में ऐड करते हैं। और फाइनली जो हमारा मेन आइडिया जिसमें चर्चा करते हैं थीम वगैरह के बारे में, कंक्लूजन जो होता है वो थोड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा। यानी हम ध्यान रखें कि बीच वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो, यदि हम 3 पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं तो। और यदि 2 में भी लिख रहे हैं, 2 में तो आई थिंक लिखना बेटर ऑप्शन नहीं है और तरीका सही नहीं होगा, 3 में ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम मान लीजिए हम आज एक ऑप्शन लेंगे, एक सिंपल सी पोएम जिस लास्ट टाइम हमने बात भी करी थी। सपोज हम आज पोएम बात करते हैं। एक पोएम है हमारे पास, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये एक पोएम है। इस पर हमें आज मान लीजिए हमें इसकी समरी लिखनी है। हम वैसे ही कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कोई भी पोएम का लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। उसी रूल्स को फॉलो करके आप भी आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है, शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन कैसा कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कि हम लोग शुरुआत में सबसे पहला लाइन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए। तो लाइन लेंथ पुराने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कहाँ पर हमें इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल पोएम। अब मान लीजिए चूंकि यहाँ पर पोएम है, आप कोई स्टोरी वगैरह लिख रहे होंगे तो आप स्टोरी दे सकते हैं, ठीक है। या स्टोरी का टाइप है वहाँ पर तो आप कॉमिक स्टोरी, या कोई प्ले है, ड्रामा है तो कॉमिक ड्रामा आप दे सकेंगे। जिस हिसाब से रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख पाएंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल पोएम, और हम साथ में इसमें ऐड करेंगे कंपोज्ड बाय। जो पढ़े होंगे इस पोएम को शायद पता होगा आपको कि ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये पहला लाइन आप चेंज कर देंगे, आप पोएम का नाम चेंज करिए, ऑथर का नाम चेंज करिए। जो भी पोएम है, जैसे माई मदर एट 66 है तो आप इस जगह चेंज करिए। इसकी लेखिका है कमला दास, आप उस जगह लिखिए। द सोल्जर लिख रहे हैं तो द सोल्जर दीजिए, रपर्ट ब्रूक दीजिए। मतलब ये काफ़ी कॉमन हो सकता है। पहला लाइन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जब एक स्टार्ट मिल जाता है तो आगे हम क्या करेंगे, अब पोएम और पोएट के बारे में जो कुछ जान रहे हैं इसमें हम ऐड करेंगे। पोएम के बारे में पहले जो कुछ बातें और भी है, या फिर मान लीजिए कि पोएट के बारे में और कुछ बातें, हम सबसे पहले पोएट के बारे में लिखना तो ज़्यादा अच्छा है। तो मान लीजिए हम जॉन डन के बारे में कुछ बातें जान रहे हैं, जैसे कि आपको शायद पता हो कि जॉन डन इज ए कैसे पोएट है, ये मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट। अब इसके बारे में आप यदि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जान रहे हैं वो ऐड करिए। ये रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस मेन पॉइंट्स याद रखो। मान लीजिए इसका 1572 में जन्म हुआ था, 1631 में इनका डेथ हुआ था, ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे आगे ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डेड नहीं, इसको डाइड पढ़ा जाता है, डाइड इन 1631, 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं मान लीजिए पोएट के बारे में, और भी कुछ हम जैसे जान रहे हैं कि ठीक है, ही इज नोन एज ए फेमस, ही इज नोन एज ए फेमस, चूंकि इंग्लैंड से थे तो हम इंग्लिश पोएट इनको हम कह सकते हैं। ये एक अंग्रेजी कवि, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। ये हो गई पोएट के बारे में, जो कुछ बातें आप मान लीजिए और जान रहे हैं और आप एक दो लाइन ऐड कर दीजिए। अब हम बात करेंगे पोएम के बारे में कि पोएम किस तरह की है, किस तरह की कविता है। आप जिस भी कविता के बारे में लिख रहे होंगे, जिस भी पोएम के बारे में, आप उसको ऐड करिए। मान लीजिए स्टोरी है तो स्टोरी के बारे में जो कुछ बातें हैं, किस तरह की स्टोरी है। जैसे मान लीजिए इस पोएम की बात करते हैं तो यह पोएम भी एक मेटाफिजिकल पोएम है और लव पोएम भी इसको हम कहते हैं। और इसमें जो है एक स्पीकर जो है अपनी बिलव्ड को या अपनी वाइफ को जो है एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पहले पार्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा ये। आगे हम इसमें ऐड करेंगे द पोएम इज ए मेटाफिजिकल पोएम इन दिस पोएम द स्पीकर। अब देखिए, आप लोग कई बार सोचते होंगे कि स्पीकर और पोएट एक होता है, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान दें, कभी कभी ये जरूर होता है कि जो पोएट होता है वही स्पीकर होता है, बट ये जरूरी नहीं होता कि जो स्पीकर है वही पोएट हो। ठीक है, तो इन दिस पोएम द स्पीकर इज एड्रेसिंग। एड्रेस मतलब क्या होता है? संबोधन करना। यानी जो है इसके स्पीकर हैं वो संबोधित कर रहे हैं। इसके जो स्पीकर मतलब जो इसमें बोल रहे हैं, यानी जिसमें जो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको जो पोएम में बोलते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो द स्पीकर इज एड्रेसिंग हिज बिलव्ड। अपनी बिलव्ड को वो एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और याद होगा उसमें एक सिचुएशन है कि वो अपने बिलव्ड से कहीं दूर जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग फार अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड शी इज़ बीइंग सो इमोशनल, जो कुछ भी वो भावुक हो रही हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू परसुएड और कन्विंस, वो उसको परसुएड करने का, कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि ही इज़ गोइंग ऑन एन, याद होगा एक अभियान पर, कोई यात्रा पर वो जा रहे होते हैं, एक्सपीडिशन, एंड सो सी इज वेरी सैड। और हम आगे ऐड कर सकते हैं बाय नरेटिंग दिस पोएम, इस पोएम को नरेट करके, बाय नरेटिंग दिस पोएम द स्पीकर इज ट्राइंग टू परसुएड वर्ड मतलब होता है मनाना, कन्विंस करना, किसी को राजी करना। ट्राइंग टू परसुएड हिज बिलव्ड। ये हो गया मान लीजिए हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब कई बार तो बच्चों को पैराग्राफ तक चेंज करना नहीं आता, पुराने ज़माना का सुन रखे हैं, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू करो, ये तरीका नहीं होता। हम बार बार बोले इस बात को, आप एक लाइन पूरा छोड़िए, यहाँ से लिखिए। अब हम लिखेंगे हमारा जो मेन पार्ट होगा, जो कह सकते हैं बॉडी ऑफ द हमारा आंसर जो होगा, मेन आंसर जो होता है यही होता है हमारा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। आई थिंक यदि आप कॉपी में से लिखेंगे तो अराउंड हाफ पेज आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर सब कुछ मैनेज कीजिए, कैसे हमें लिखना है, क्या चीज़ें। कुछ चीज़ें आपको हम हमेशा बोलते हैं अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ ये चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं, जॉन डन, इनका इश्यू वगैरह अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसा पोएम है, यहाँ पर ये आप मेटाफिजिकल अंडरलाइन कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको लगती है कि नहीं हमने बेहतरीन चीज़ें लिखी है, मेंशन करी है, कोई फैक्ट है, तो आप ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जब कोई चेक करे ना तो उसका नज़र उन चीज़ों पर पड़े और समझा जाए कि आपका आंसर बेहतरीन है। और आपको जैसे 5 है तो अधिक से अधिक मार्क्स मिले, 4.5 मिले, 4 मिले, 5 भी मिल सकता है यदि मूड ठीक हो एग्जामिनर का। तो मूड पर ही होता है सब कुछ, है ना। अब बात करते हैं कि हम बॉडी को क्या कुछ कविता में, क्या आपको याद होगा हमने कविता में क्या बातें पढ़ी है, किस तरह से वो अपनी बिलव्ड को वो समझाते हैं कि और याद होगा वो अपने आप को सूर्य से, सन से भी कंपेयर करते हैं खुद को, और वो कहते हैं कि वो जल्दी ही विल कम बैक सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो वापस आएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि सन से कंपेयर करते हुए वो ये भी कहते हैं कि सन को तो ना ही डिज़ायर है, ना ही उसकी कोई बिलव्ड है, ना ही उसका कोई शॉर्टकट है। तो
फिर भी इसके पास तो सारा कुछ है, यानी ये लौटने की इसकी इच्छा भी है लौट कर आने की, और वो शॉर्टकट हो सके यानी जितनी जल्दी हो सके समय को बचाते हुए वो वापस आएगा। तो हम कंटेंट लिखेंगे दूसरा, मेन पार्ट जो हमारा बॉडी का होगा, थोड़ा सा हम लिख कर आपको बताते हैं क्योंकि सारा कुछ तो लिखना सामने संभव है नहीं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ शुरू कर सकते हैं कि पोएम में क्या कुछ कहा गया है। तो इन द पोएम द स्पीकर इज saying to his beloved that he will be back, मतलब वो वापस आएगा। he will be back as soon as possible। it is, ये उसकी इच्छा है, it is his wish that he must come back to her, मतलब इसकी उसकी इच्छा है कि वो अवश्य उसके पास लौटकर वापस आए। और हम आगे ऐड करें तो याद है, हम कंपैरिजन वाली बात करें तो वो भी यहाँ पर ऐड करेंगे हम कि ड्यूरिंग द एड्रेस का मतलब यहाँ पता नहीं हुआ, एड्रेस का मतलब यहाँ हुआ संबोधन, ठीक है, यानी संबोधन के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द एड्रेस ही ऑल्सो, कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना, ही ऑल्सो कंपेयर्स हिमसेल्फ, वो खुद की तुलना करते हैं, कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, सूरज। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि एज यानी जिस तरह से द सन गोज एवरी इवनिंग, यानी जिस तरह से हर शाम जो है सूरज चला जाता है और वापिस आ जाता है, नहीं, एंड कम्स बैक एवरी मॉर्निंग, और फिर हर सुबह वापिस आ जाता है, अगेन फिर से वापिस आ जाता है। उसी तरह से, यानी इस उसी तरह से को हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिलरली ही विल ट्राई, वह कोशिश करेगा, टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और आगे इसमें ऐड कर सकते हैं कि ही फर्दर सेज दैट, वो आगे कहते हैं कि the sun has neither desire nor sense, याद होगा, वो कहना चाहते हैं उसके पास तो ना ही डिजायर है, इच्छा है ना ही लौटने की, और ना ही सेंस है, सेंस मतलब होता है समझ, बुद्धि, ये दोनों में से कुछ नहीं है उसके पास। एंड येट, और फिर भी, ही कम्स बैक, देन, तो why she is afraid, तो फिर ये क्यों डरी हुई है, of his not coming back, उसके ना वापस आने से क्यों वो डरी हुई है। he has desire, sense and shortcut as well, मतलब उसके पास तो डिजायर भी है, सेंस भी है और शॉर्टकट भी है, यानी एक छोटा रास्ता भी है जिससे वो जल्दी से इसके पास आ सके। तो आई थिंक ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया, आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और आप कंक्लूड करते हुए कुछ इस तरह से लिख सकेंगे, एक लाइन छोड़कर, आखिरी में हम देयरफॉर या दस करके लिखते हैं, दस का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। दस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द पोएम इज अ
वेरी गुड एग्जाम्पल, ये कविता जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए लव पोएम। ही टॉक्स अबाउट किस बारे में बात करते हैं? द स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल यानी आत्मीय प्रेम जो होता है, स्पिरिचुअल लव which does not depend on our body, जो हमारे शरीर पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सब बातें हैं, और वो आपने देखा ही किस तरह से इस कविता में हमने देखी है ना ही हमने कोई ऐसा कुछ हम प्लान करके भी नहीं आए थे कि हमको आपको आज ये बताना है, बट हमको ये हुई कि आप लोग बराबर ये सवाल करते आखिर सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। कई बच्चों का ऐसा सवाल होता था, तो मेरा ये पर्पस हुआ कि नहीं चलो ये ज़रूरी है कि आप, हो सकता है कई जगह मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसमें किया हो, आप भी करेंगे, बट ये इग्नोर किया जाता है। आपका कंटेंट कुछ अच्छे तरीके से लिखा जाना होना चाहिए, और जो कंटेंट उसमें जो कुछ भी आप मेन पॉइंट मेंशन किए हैं वो सही होना चाहिए। तो यदि आई थिंक बहुत अच्छा खासा लेंथ हो गया इसका, 1 पेज ओवर का जो हो जाएगा आप लोग कॉपी में लिखोगे तो इस तरह से आप लोग जो है कोई भी पोएम की समरी आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपको उस पोएम के बारे में जान रहे हो, उस पोएम से आप फैमिलियर हो, पोएट से आप फैमिलियर हो, पोएट के बारे में कुछ बातें जो हमने फैक्ट्स, सिंपल फैक्ट्स लिखे हैं, तो आप इन चीज़ों को जानते हुए आराम से लिख सकते हैं। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रटने की चीज़ें है ही नहीं। आर्ट, लैंग्वेज को आर्ट के दर्जा में रखा गया, आर्ट की श्रेणी में रखा गया। आर्ट रटा नहीं जाता, कोई पेंटर तस्वीर को रटता नहीं है, कोई गायक जो है सुर को रटता नहीं है, बस वो अपने तरीके से उसमें अपना एफर्ट लगाता है। आपको वही करना होता है, थोड़ा बहुत आपके पास जो कुछ भी आप जो जान रहे हो उस आधार पर आप लोग इसको लिखो, तो ये तरीका हो सकता है। ठीक है।